दोस्तों नमस्कार। राजनीति की चौसर और उस पर फेंका जाने वाला पासा। पहले कोई पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जब आप चौसर को समझने लगते हैं तो पासा फेंकने से पहले बहुत कुछ आपको नजर आने लगता है। और विपक्ष की एकजुटता या उसकी पटना बैठक में क्यों विपक्ष में सहमति हो गई? क्या वजह सिर्फ यही है कि सामने मोदी सत्ता है और पीछे दीवार है, और अगर सीधा वार नहीं किया तो फिर हाथ खाली रह जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा? या फिर एक ऐसी प्लानिंग है और एक ऐसा दाव है जिसकी कल्पना बीजेपी और आरएसएस ने भी इससे पहले की नहीं होगी? क्योंकि चुनाव के मद्देनजर हर कोई जानता है कि बीजेपी के पास दो ही मॉडल है। एक मॉडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरा मॉडल योगी आदित्यनाथ का है। एक तरफ विकास को लेकर और पूंजी और पैसे का जिक्र है, दूसरी तरफ इनकाउंटर और बुलडोजर का जिक्र है। जिस एक्सपेरिमेंट को मध्य प्रदेश भी अपनाने से चूका नहीं और शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर पर सवार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा चेहरा है, कौन सी प्लानिंग है? सबको पता है कि बिना कांग्रेस के विपक्ष की कोई अहमियत है नहीं। और इस वक्त राहुल गांधी का राजनीतिक कद जिस तेजी से बढ़ा है, उसमें विपक्ष हो या कांग्रेस हो या सब कुछ मिला दीजिए, उसके बाद अगर राहुल गांधी अगुवाई करते हुए नजर आए तो समूचा विपक्ष उनके पीछे क्या वाकई खड़ा हो जाएगा? और कांग्रेस के हाथ में अगर पटना बैठक में कमान दी गई है तो क्या वाकई सब कुछ शिमला में सुलझ जाएगा? और कहीं अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती तो नहीं कर दी ऐसे मोड़ पर जहां पर इस देश के भीतर में एक बड़ा वोट बैंक का हिस्सा लगातार उम्मीद के आसरे विपक्ष की एकजुटता को देख रहा है और उसे लग रहा है कि यहां से कोई ना कोई नई धारा निकलेगी? और ऐसे मौके पर केजरीवाल निकल गए। यहां जिक्र मुसलमानों का हो सकता है, लेकिन हम तो उस बिसात और उस प्लान और उस चौसर का जिक्र आपसे करने आज बैठे हैं जो शायद सत्ता की धड़कनों को बढ़ाए हुए है। क्योंकि सभी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव का ग्राउंड जीरो बन गया, और ग्राउंड जीरो बनने का मतलब है समूचा विपक्ष एक साथ आपको उत्तर प्रदेश की जमीन पर नजर आने लगा, तो फिर सवाल यह नहीं होगा कि कौन सा योगी मॉडल और कौन सा मोदी मॉडल। सवाल यह भी नहीं होगा बीजेपी कितनी वहां बलवान है और आरएसएस की विचारधारा कैसे उत्तर प्रदेश को अपने लेबोरेटरी में तब्दील कर चुकी है। सवाल यह होगा कि सीट दर सीट वहां पर एंट्री किसकी होने वाली है और उस एंट्री के देकर धड़कने सत्ता की क्यों बढ़ी हुई है। एक क्षण के लिए आप जरा समझना शुरू कीजिए। मायावती रेस से बाहर लगातार नजर आ रही है और खास तौर से विधानसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ एक सीट मिली, जो ये कहने और बताने के लिए काफी है कि दरअसल मायावती का अपना वोट बैंक जो 11-12% रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन उस 11-12% वोट बैंक के अलावे क्या मायावती इस दौर में पूरा वोट बैंक खो चुकी है, जो एक वक्त उसके साथ तकरीबन 20 से 22% का वोट बैंक रहता था, हमेशा रहता था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो? तो क्या मायावती इस सीन से गायब है उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर? दूसरी स्थिति है कि मोदी और योगी मॉडल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि समूचे भारत में अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन झटके में अगर उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो बन गया, और ग्राउंड जीरो बनने का मतलब 2-3 है, वहां पर कुछ ऐसे उम्मीदवार मैदान में आकर खड़े हो जाएं जो वोट बैंक के लिहाज से यानी मंडल के लिहाज से भी बीजेपी को चुनौती दें और राजनीतिक तौर पर भी चुनौती देते हुए नजर आए। यानी ओबीसी ओबीसी कहते कहते अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच गए, जीत गए, और उसके बाद ओबीसी वोट बैंक को हड़पने के लिए उन्होंने खुद को खुले तौर पर ओबीसी के तौर पर पहचान दे दी, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में हाथ आजमाने को तैयार है? या उस चौसर के उस पासे का यह एक हिस्सा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर दलित नेता उत्तर प्रदेश की जमीन पर आपको नजर आए और उनके साथ समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो, उनके साथ आरजेडी भी खड़ी हो, जो बिहार से उसकी एंट्री सीमावर्ती राज्य में जो जिले हैं उसमें हो जाए, और जनता दल यूनाइटेड भी खड़ी हो जो कि वहां से नीतीश कुमार निकलकर फूलपुर से चुनाव लड़े या वहां की किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुन लें। तो क्या नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बड़े चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर जाते हैं और साथ में समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है और कांग्रेस तो उस बिसात को बिछा ही रही है, तो क्या होगा? यह सवाल पहला सवाल है। और इस सवाल से पहले आपको थोड़े से बैकग्राउंड में जाना होगा। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि लोकसभा से पहले जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि पटना में बैठी हो। वहां पर सीधे सीधे कांग्रेस का मुकाबला है और तेलंगाना में केसीआर सामने खड़े हैं। केसीआर पटना नहीं पहुंचे, लेकिन सभी को पता है कि केसीआर मजबूरी वश नहीं पहुंचे। उन पर जो ईडी की नकील उनके परिवार तक पहुंच गई है, इस वजह से नहीं पहुंचे। लेकिन
अगर विधानसभा चुनाव में वो सत्ता गंवा देते हैं और कांग्रेस वहां जीत जाती है तो केसीआर के सामने भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा कि वह इस विपक्ष की टोली में शामिल हो जाए। लेकिन उससे पहले 3 राज्यों का जिक्र जरूरी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों के भीतर कांग्रेस अगर चुनाव जीत रही